नमस्कार, मैं राजेश कुमार। दरअसल आज राजेश कुमार बात रवीश कुमार की करेगा। एनडीटीवी इंडिया से रवीश कुमार सर ने इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी के एंकर और जो मोदी भक्त हैं वो बहुत खुश हैं और तरह तरह से रवीश कुमार के वीडियो वायरल भी कर रहे हैं, उनकी आलोचना भी की जा रही है और ना जाने क्या क्या कुछ टिप्पणियां रवीश कुमार सर के ऊपर की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था जब बीजेपी के रवीश कुमार पसंदीदा एंकर हुआ करते थे। उनके डिबेट शो में आना, उनके प्रोग्राम को देखना, अपने प्रवक्ताओं को भेजना बीजेपी को अच्छा लगता था। लेकिन वो वक्त कौन सा था? आज हम उसी वक्त में चलेंगे और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे कि कैसे बीजेपी को रवीश कुमार का प्राइम टाइम बहुत अच्छा लगता था। मोदी के अंधभक्त भी उस वक्त रवीश कुमार की तारीफ किया करते थे। दरअसल ये वक्त 2009 और 2014 के बीच का था, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और रवीश कुमार मनमोहन सरकार की पोल खोलते थे। लेकिन किस प्रकार से बीजेपी और रवीश कुमार के संबंध थे वो आज इन वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले 2007 का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आप, जब चुनाव हो रहे थे और रवीश कुमार आज के गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचे थे और चुनाव पर बातचीत की थी। कैसा था इंटरव्यू, सुनिए जरा। तो सबसे पहले माँ का आशीर्वाद सबसे पहले जी। आज जो जो सब कयास लगा रहे हैं, हम जा रहे हैं कि अब आखिरी दौर में चंद मिनटों के बाद नतीजे सामने होंगे। हम जानना चाहते हैं कि वाकई में आप जीत रहे हैं? देखिए, नतीजे आपके लिए चंद मिनटों में डिक्लेयर होंगे, हमारे लिए डिक्लेयर है। हम प्रजा के बीच में रहे हैं। गुजरात की जनता ने एक बार फिर से 2/3 बहुमत से भाजपा को जिताने के लिए मतदान किया है और मैं मानता हूं कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में फिर से एक मजबूत भाजपा सरकार राज्य में बनेगी। हम ये जानना चाहते हैं कि हर चुनाव के बाद हर चुनाव में एक तरह से एक बहुत गर्मा गर्म माहौल हो जाता है। आप अपनी मां के साथ हैं, कोई ऐसी बयानबाजी जिसे लेकर आपको, अपनी पार्टी की बयानबाजी जिससे लेकर थोड़ा अफसोस होता, ना करते तो अच्छा, एक पश्चाताप, एक मतलब रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, वो बताइए। देखिए, पार्ट ऑफ गेम है, पार्ट ऑफ गेम, इससे कोई पश्चाताप वाली बात नहीं होती है। चुनाव में दोनों ओर से इस तरह की बयानबाजी होती है और ये रूटीन बात है। तो रवीश कुमार की निष्पक्ष पत्रकारिता में एक चीज बड़ी अहम रही दोस्तों, कि जो भी सत्ता में रहा उन्होंने उसी से सवाल पूछे। पर वो बात अलग है कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी को सवाल पसंद नहीं है, लेकिन 2014 से पहले उन्हें ये चीजें बहुत पसंद आती थी। उन्हें रवीश कुमार का प्राइम टाइम, मनमोहन सिंह की आलोचना बहुत पसंद थी और रवीश कुमार भी लगातार गलियों में जाते थे, रवीश की रिपोर्ट तैयार किया करते थे, लोगों से मिलते थे और मनमोहन सिंह सरकार के फेलियर पे बात होती थी। अगर आपको यकीन ना हो तो ये वीडियो देखिए और ये वीडियो उन लोगों को भी देखना चाहिए जो अंधभक्त हैं, जो रवीश कुमार सर की पत्रकारिता की आलोचना करते हैं। कमरे के बीच से नाली बह रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम नाली बह तो रही है। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है, सिर्फ एक ही दरवाजा है। भूगोल का मास्टर इसे गुफा कहेगा, अर्थशास्त्री इंडियन ग्रोथ का गेटवे बताएगा। सैकड़ों लोगों के लिए खंबा सड़क है, तो सड़क क्यों बना रहे हैं? प्लीज टेल मनमोहन सिंह टू वॉच रवीश की रिपोर्ट। इंग्लिश में वैसे भी इंडिया डेवलप्ड लगता है, राइट? खिलाइए प्रधानमंत्री के डिनर में और लंच में ये खाना, ये माड़ और चावल, तब पता चलेगा कि मिड डे मील जो इसका इतना ढिंढोरा दिल्ली में पीटा जा रहा है, वो असल में फायदा क्या है। वक्त 2012 और 13 का था। मनमोहन सिंह सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा था। देश की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब थी। टाइम मैगजीन में भी उन्हें अंडर अचीवर तक बताया गया था और इसी मुद्दे पर रवीश कुमार सर ने डिबेट की थी और किस प्रकार से मनमोहन सिंह सरकार की धज्जियां उड़ा के रख दी थी आप देख सकते हैं। लेकिन क्या आज ये पॉसिबल है? आज $1 जो है वो 80 रुपए से 82-83 रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन क्या आज पॉसिबल है कि कोई एंकर स्टूडियो में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना इस प्रकार से कर पाए? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो आप किसे ज्यादा महत्व देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की लोकल यानी राष्ट्रीय आलोचनाओं को या ग्लोबल यानी वैश्विक आलोचनाओं को?
टाइम पत्रिका ने अपने कवर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर के तौर पर पेश किया है। यानी टाइम की कहानी बताती है कि कैसे वे दूसरे कार्यकाल में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। कहानी को हटा भी दें तो क्या मनमोहन सिंह के नेतृत्व, सरकार की शिथिलता, आर्थिक गिरावट, इन सब मुद्दों पर यहां बात नहीं हो रही है? क्या मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री नेता वाली अपनी पहचान खो रहे हैं? क्या उनकी आर्थिक विरासत खतरे में है? तो दोस्तों, बात 2012 और 13 की है। मनमोहन सिंह की सत्ता थी, बीजेपी विपक्ष में थी और बीजेपी जमकर मनमोहन सिंह की आलोचना किया करती थी और उस आलोचना में कहीं ना कहीं रवीश कुमार भी शामिल होते थे। और जब सत्ता पक्ष विपक्ष पे सवाल उठाता था तो वो उसे कटघरे में भी खड़ा करते थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर आपको विपक्ष की आलोचना पसंद नहीं है तो आपको ये बोलने का भी हक नहीं है कि मोदी मौत के सौदागर हैं। क्या विपक्ष और सरकार के बीच आदर की हर दीवार गिर गई है? एक सवाल यह भी है कि विपक्ष की आलोचना ऐसी नहीं होती तो कैसी होनी चाहिए? सोनिया गांधी का भी तो बयान था मौत का सौदागर। लौह पुरुष बनाम मेमना मनमोहन सिंह, खुद कहा उन्होंने। क्या ताल कटोरा में नरेंद्र मोदी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वही बात चुप गई? पिछले रविवार को नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी की जगह पर अगर प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बनाया गया होता तो शायद इतनी बर्बादी नहीं होती। गांधी परिवार ने प्रधानमंत्री पद के लिए नाइट वॉचमैन की परंपरा चला रखी है। कांग्रेस दीमक की तरफ फैल गई है जिसे बीजेपी को खत्म करना है। रवीश कुमार की पत्रकारिता यहां तक सीमित नहीं थी दोस्तों। वो जो भी सत्ता में बैठता है उससे सवाल पूछते थे। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल की क्लास लगा दी और कई सवाल ऐसे पूछे जिससे केजरीवाल तिल मिला गए थे। तो आपने उसको ट्विस्ट किया ना, उसमें तो लिखा उन्हें उपद्रवी गोत्र, आपने अपना जात भी बता दिया कि आप अग्रवाल हैं। सारी दुनिया आपको केजरीवाल समझ रही थी, आपने अपने आप को अग्रवाल बताना शुरू कर दिया। सारा ट्विस्ट मैंने ही किया सर, दूध के धुले तो वही है। सारा ट्विस्ट मैंने ही किया क्योंकि मैं उनसे सवाल नहीं कर रहा हूं। उनसे जब मैं करूंगा तो उनसे पूछूंगा कि वो दूध के धुले हैं कि नहीं हैं। गोत्र का क्या मतलब होता है? गोत्र लिखने की क्या जरूरत थी? अरविंद केजरीवाल उपद्रवी है। अरविंद केजरीवाल उपद्रवी गोत्र लिख दे। आपने उसका एक कास्ट के रूप में इस्तेमाल किया ना, जैसे आपने कहा नेहरू प्लेस में कि मैं बनिया हूं, धंधा करना जानता हूं, और लोग धंधा नहीं करते इस देश में बनियों के अलावा। मैं उसका पूरा कंटेक्स्ट बता देता हूं, मैंने किस कंटेक्स्ट में बोला था। यही क्वालिफिकेशन है चीफ मिनिस्टर बनने का कि बनिया है और धंधा करना है। दुकान है कि सरकार है ये? तो दोस्तों, 2012, 13, 14 जब तक चुनाव नहीं हुए थे तब तक बीजेपी रवीश कुमार को बहुत पसंद करती थी। उनके प्रोग्राम में जाना, उनके प्रोग्रामों को देखना और तारीफ भी उनकी होती थी कि किस प्रकार से वो पत्रकारिता कर रहे हैं, मनमोहन सरकार की कलई खोल रहे हैं। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि रवीश कुमार जो है वो गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलते हैं। 2014 में जब मोदी सरकार बनी, 2015-16 में जब नाकामियां सामने आने लगी तो रवीश कुमार ने उनसे भी सवाल पूछना शुरू किया और हालत ये हो गई कि जो संबित पात्रा कभी कहते थे कि मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं, उनके तथ्य फैक्ट कम पड़ गए और उन्होंने रवीश कुमार सर की डिबेट में आना छोड़ दिया। और उसके बाद धीरे धीरे बीजेपी रवीश कुमार सर को बॉयकॉट करती चली गई, दबाव उन पे डाला गया, उनके प्रोग्राम को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, एनडीटीवी पर भी दबाव डाला गया। और जब ये सब काम नहीं आया तो फिर अडानी को आगे लाया गया और एनडीटीवी खरीद लिया गया। लेकिन रवीश कुमार सर निकल चुके हैं, यूट्यूब की राह उन्होंने पकड़ ली है, वहां पर भी करोड़ों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं। और हम चाहते हैं कि इस प्रकार से ही वो बेखौफ होकर लोगों की आवाज उठाते रहें, सत्ता पक्ष से सवाल पूछते रहें। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि आज सुबह से उठकर मैंने यही काम किया है, तमाम वीडियो को निकालने की कोशिश की है ताकि सच्चाई आप तक पहुंचा सकूं और बता सकूं कि रवीश कुमार अलग हैं। वो जब मनमोहन सरकार थी उनसे सवाल पूछते थे और जब मोदी सरकार आई तो वो उनसे सवाल पूछते हैं। फर्क बस इतना है कि मनमोहन सिंह सरकार ने इतना दबाव नहीं डाला कि किसी कह सकते हैं कि साहूकार को, सेठ को चैनल खरीदना पड़ जाए, लेकिन मोदी सरकार ने वो करके दिखा दिया। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।